सर्वेषां कृते नमो नमः। मैं हूं जय नारायण शर्मा और आज आपके सामने लेकर आया हूं जैसे कि वर्णों के प्रकार। और हम वर्ण व्यवस्था वो वाले वर्ण नहीं, ये अक्षरों की बात है ना, उस वर्णों पर नहीं जाना है हमको। तो यहाँ पर वर्णों के प्रकार देखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको समझाया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार और समझ लीजिए और ध्यान में रखिएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण, यानी ये अक्षरों की बात कर रहा है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। कहते हैं कि स्वर के तीन भेद होते हैं। अब केवल इस स्वर में आ जाइए, फिर से रिवीजन, फिर से हम दोहराएंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, मतलब तीन भेद होते हैं, तो उनको तीन प्रकार ही कहेंगे। तो वर्ण के दो प्रकार हो गए, स्वर के तीन भेद हुए। अब वो तीन भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हमने कल ये भी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। आ, ई, उ, री, ली, यानी ये 5 कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 8। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब ये आगे एक प्रश्न यहाँ पर ये भी आया था कि संयुक्त स्वरों को हटाकर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? ये हमने कल आपसे कहा था। संयुक्त स्वरों को हटाकर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त स्वर यदि हट जाते हैं तो ये चारों संयुक्त स्वर हो गए। तो फिर कितनी संख्या बचती है? 4। तो ये कितने हो गए? 4। यदि प्रश्न ये नहीं आता है कि दीर्घ स्वरों को हटाकर केवल ऐसा ही पूछा जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देनी है 8। आगे आते हैं प्लुत। प्लुत में जैसे हमने वहाँ पर एक वाक्य पढ़ा था, ए ही कृष्णा अत्र गौश्चरति। दूसरा हमने पढ़ा था ओम। ओम, इसमें हमने आपको बताया था कि ओ का उच्चारण 3 गुना किया जाता है और 1 गुना माँ का उच्चारण किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम व्यंजन पर। अब ये आज की वीडियो का विषय यहाँ से प्रारंभ होता है। अब इतना आप छोड़ दीजिए, समझ लीजिए इतना। अब व्यंजन पर आते हैं। तो व्यंजन सबसे पहला हमारा यहीं पहुँचते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8, प्लुत स्वर जैसे कि किसी को दूर से आवाज़ देकर बुलाना। अब आ जाती है बात व्यंजन की। तो व्यंजन में भी वर्ग बांटे गए हैं। व्यंजन के वर्ग हैं 5। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग हो जाएगा क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और पांचवा है प वर्ग। इस प्रकार वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। लेकिन संस्कृत में इसको कहा जाता है कु, चू, टू, तू, पू। इस प्रकार से आप जो है ना उसको वर्गों में विभाजित जब करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। इन वर्गों का जो विभाजीकरण है वह इस प्रकार से है कि क वर्ग का जो विभाजन है उसको 5 वर्णों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 वर्णों में बांटा गया है। तो ये हो गया क वर्ग। फिर कु के बाद आता है चू, टू, तू, पू, यानी ऐसे करके इन वर्गों को बांटा गया है। तो क वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर आते हैं। क, ख, ग, घ और इंगा। अगला है कौन सा वर्ग है? च वर्ग। चा, छा, जा, झा, इया। उच्चारण ध्यान रखिएगा, यहाँ इंगा, यहाँ इया। फिर ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे। टा, ठा, डा, ढ, ण, ये ट वर्ग हो गया। फिर तू से आ गया त वर्ग। ता, था, दा, धा, न, ये त वर्ग हो गया। फिर पू से आ गया प वर्ग। पा, फा, बा, भा, म, ये इस प्रकार से ये प वर्ग हो गया। अब इनकी टोटल संख्या कितनी है? 25। पांचों वर्गों को जब हमने देखा यहाँ पर अक्षरों में, तो वह जो है उसके टोटल वर्ण होते हैं 5। उन पांचों वर्गों को जब हमने बांटा तो जो है उसमें टोटल उनके वर्ण होते हैं 25। अब अगली बात आती है किसकी?
इन्हीं व्यंजनों में एक और स्थान आता है अंतस्थ का, दूसरा स्थान है ऊष्म का, तीसरा स्थान है संयुक्त वर्णों का, चौथा स्थान है अनुनासिक का, पांचवा है निरनुनासिक का, और छठवा है अनुस्वार का, और सातवां है विसर्ग का। ये भी इसके कुछ मेन बिंदु हैं, प्रारंभिक बिंदु हैं व्यंजन के। और ये भी अगर इसको फर्स्ट लगाते हैं तो यहाँ पर आठ विभाजन इनके हो जाते हैं। तो पहला कह सकते हैं व्यंजन। हमने व्यंजन समझे, व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन टोटल 25 होते हैं, 25। उन सभी व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कु, चु, टू, तू, पू, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों को एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, 5 अक्षर आते हैं, और इस प्रकार पांचों में मिलाकर 25 हो जाते हैं। तो पहला हो गया व्यंजन, हम ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा हो गया अंतस्थ। अब अंतस्थ पर आते हैं, तो अंतस्थ क्या है? तो या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ है। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनको ही अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर। आगे आते हैं ऊष्म पर, तो ऊष्म ये सा, ये शा, शा, हा, ये हो गया जो है आपका दंती सा, ये हो गया आपका तालव्य सा, ये हो गया मूर्धन्य सा, और ये है हा। तो ये 4 वर्ण जो है वो आते हैं ऊष्म में, और 4 वर्ण आते हैं आपके अंतस्थ में। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन वर्ण की। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण को आप जानते हैं कि जो है ना, संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? जो एक से दूसरा मिला हुआ हो, यानी एक की जगह वह दो से बना हो मिलकर, उसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब संयुक्त व्यंजन में जैसे हम अगर कोई अक्षर देखते हैं तो का और छा, शा, ज्ञा और या, त्रा, ये जो अक्षर हैं इनको द्या, ये संयुक्त व्यंजन है। अब जैसे समझ लीजिए आप त्रा लिख तो हम ऐसे देते हैं त्रा, ये हो गया त्रा, लेकिन इसमें जो वर्ण हैं, इसके अंदर जो क्या है व्यंजन हैं, उनको हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले आता है ता, फिर आता है रा, फिर आता है या, मिलकर बनता है त्रा। तो ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है ता, दूसरा है रा, तीसरा है आ। इन 3 को मिलाकर एक अक्षर बनता है जिसका नाम है त्रा। तो इस प्रकार से छा, त्रा और ज्ञा, द्या, श्री, ये कुछ ऐसे वर्ण हैं, ऐसे अक्षर हैं जो संयुक्त हैं, मिलकर बनते हैं, उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। आते हैं अनुनासिक पर। तो अनुनासिक और अनुस्वार एक ही है, यानी जो बिंदी है वह अनुनासिक है। लाइन के ऊपर बिंदी रखी रहती है, उसको अनुनासिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं रंग। अब रंग लिखेंगे तो उसके ऊपर जो बिंदी है वह अनुनासिक है। अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? नाक से होता है। तो जो नाक से उच्चारण होता है उसी को कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, नासिक, नाक, नासिक। नासिक एक वो क्षेत्र भी है, नासिक में भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर है। फिर है निरनुनासिक, ये केवल मुख से बोला जाता है, यानी जो मुख से बोला जाते हों, जिनमें नाक का प्रयोग ना किया जाए, मुख से केवल जो अक्षर बोले जाएं, वो निरनुनासिक। और जो नासिका के साथ जिनका प्रयोग किया जाए, नासिका का प्रयोग करके बोला जाए, वो अनुनासिक। उन्हीं को जो बिंदी रखा जाती है उसको कहते हैं अनुस्वार। अब आती है बात विसर्ग की। तो विसर्ग, ये इन दोनों बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा है। जब भी हम कहते हैं, जैसे राम लिख दिया, हमने लिख दिया राम, ये तो सादा सिंपल लिख दिया राम, ऐसे राम लिख दिया। लेकिन जैसे ही इसके पीछे विसर्ग हम लगाते हैं, ये 2 बिंदी लगाते हैं, तो ये राम की जगह रामा ह हो गया। मतलब ये इन दोनों बिंदियों का उच्चारण हा है, इसको कहते हैं विसर्ग है। तो हो जाएगा राम ह। तो ये विसर्ग वाली बात आ गई। अब आगे जब बढ़ते हैं तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों में जब हम अंदर आते हैं तो स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, प्लुत स्वर जिस तरह ओम का उच्चारण किया जाता है। फिर आ जाती है बात व्यंजन पर। तो यहाँ दूसरा नंबर जो वर्ण का दूसरा जो प्रकार है वो है व्यंजन। तो व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो कि वहाँ पर लिखे हुए हैं, का, चा, टा, ता, पा, कह सकते हैं कू, चू, टू, तू, पू। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं।
उन पाँचों अक्षरों को जब पाँचों वर्गों के मिलाएंगे तो इस प्रकार से 25 अक्षर बन जाते हैं। तो टोटल अक्षर ये हो गया 25, यानी 25 हमारे व्यंजन वर्ण हैं। अब दूसरी बात ये है, यहाँ पर आप एक बात और देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो है इनमें हलंत नहीं लगाया, इनमें स्वर को सम्मिलित कर दिया है। आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे इनमें सब में हलंत भी लगा सकते हो, तो वो भी सही होगा, वो भी गलत नहीं होगा। और ये पढ़ाने के हिसाब से ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी में हलंत लगाएंगे तो ये केवल ये व्यंजन है इस समय, अभी इनको वर्ण नहीं कह सकते, ये भी आधे हैं। उसमें तीसरा जो प्रयोग यहाँ पर एक और नवा पॉइंट अगर हम लेना चाहें तो वो हो गया हलंत का। तो हलंत यानी ऐसा जो निशान जिस अक्षर के नीचे ये निशान लगा होगा वो अक्षर आधा होगा, मतलब ये अक्षरों के नीचे लगा हुआ है तो यह अक्षर आधा है, तो ये सारे अक्षर आधे हैं। अब बात थोड़ी सी यहाँ और कर लेते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और अनुनासिक कहलाते हैं ये पांचों वर्ण। इंगा, या, अणा, ना, मा, इन पांचों वर्णों को हम कहेंगे, क्या कहेंगे इनको? नासिक, अनुनासिक। तो जो है ना ये वर्ण बचते हैं यहाँ पर चार वर्ण सभी के बच जाते हैं। तो ये पंचम जो वर्ण है सभी की, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि इन सभी के उच्चारण स्थानों के साथ में जितने भी ये स्वर हैं, व्यंजन हैं, अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, संयुक्त हैं, अनुनासिक हैं, निरनुनासिक हैं, अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं और हलंत हैं, इन सब के उच्चारण स्थान को लेकर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को क्या करिएगा? लाइक करें, शेयर करो और भाई कमेंट करके बताओ भाई कैसा लगता है, अच्छा लगता है।